नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपके सक्षम अकेडमी के YouTube चैनल पे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, हमने फतेहपति शाह की बारे में थोड़ा चर्चा की थी, उनके राज्यकाल के बारे में पढ़ा था। जो फतेहपति शाह को मैं छोड़ दे गया था, उनका सैन्य अभियान में मेनली हम देख चुके थे। मैंने सिगमौर का दिखा लिया था। फिर फतेहपति शाह का एक और सैन्य अभियान हम पे मिलता है, वो मिलता था दापा बात करूँ तो दापा तिब्बत को कहते थे। तिब्बत में भी फतेहपति शाह ने अभियान किया था। इस टाइम दापा के नरेश ने फतेहपति शाह की को जो पुरानी अधीनता थी मैं कर देते थे पुराने काल में, वो कर देना बंद कर दिया था फतेहपति शाह। इसी कारण फतेहपति शाह रुष्ट होकर दापा प्रांत में भी, तिब्बत के दापा प्रांत में अभियान करता है और ये प्रांत जीतता है। तो इस प्रांत में जो इस अभियान में मेनली जो हमें बातें मिलती हैं, उन बातों पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूँ। पहले तो फतेहपति शाह यहाँ के क्षेत्र को जीतता है, इस चीज़ का भी हमें किताबों का उल्लेख मिलता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दापा अभियान में मिलती है कि दापा मठ, जब फतेहपति शाह किसी दापा वाले क्षेत्र को जीतता है तो इस दापा में एक मठ था। मठ की बात करूँ तो दापा वाला क्षेत्र पड़ता है तिब्बत में। यहाँ मठ से बात करूँ तो यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार था। जब फतेहपति शाह इस क्षेत्र को जीतता है तो यहाँ पर पहले तो इस मठ में अपनी तलवार स्थापित करता है। तो फतेहपति शाह की तलवार और कवच स्थापित थी, वो दापा के मठ में थी। कुछ समय तक ये दापा के मठ में स्थापित रही। फिर दापा नरेश भी फतेहपति शाह की अधीनता स्वीकार कर देता हो, उन्हें कर देना स्वीकार करता। फिर इसी के बाद फतेहपति शाह वापस श्रीनगर की ओर रुख करते हैं। तो फिर इसके बाद जो अगला होगा फतेहपति शाह का अगला आक्रमण पड़ेगा मेनली फतेहपति शाह पर। बात करूँ तो शिव गुरु गोविंद सिंह की माना जाता है कि 1685 के आसपास 1685 के आसपास इस टाइम हम पे एक राजा मिलता है, सिगमौर का राजा मिलता है मेदिनी प्रकाश। सिगमौर जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे था मेदिनी प्रकाश नामक शासक। मेदिनी प्रकाश राजा का उल्लेख भी हम पे मिलता है। जब मेदिनी प्रकाश फतेह शाह को गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण देता है अपने यहाँ, फिर अपने यहाँ ही पोंटा साहिब के नाम से आजकल फेमस है। पोंटा में मेदिनी प्रकाश फतेह शाह को दुर्ग बनाने के लिए जमीन देता है। भूमिदान जो फतेह शाह को गुरु गोविंद सिंह को दान करेगा, वो करेगा सिगमौर का राजा मेदिनी प्रकाश। फिर इस क्षेत्र में जब फतेह शाह ने दुर्ग का निर्माण किया तो क्योंकि गढ़वाल की सीमा से लगता हुआ क्षेत्र था पोंटा साहिब, अभी भी हम जब हिमाचल की ओर जाते हैं तो हम पे एकमात्र रास्ता होता है पोंटा साहिब से होके हम गुजरते हैं। पोंटा साहिब में फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह आपस में जब शुरुआत में था तो शुरुआत में इनका मेल जोल बहुत अच्छा था, याराना दोस्ताना बहुत अच्छा था। जब फतेह शाह गुरु गोविंद सिंह के साथ शिकार पे जाया करते थे, बात ऐसे ही चलती रही। फिर एक बात और इस टाइम इंटरेस्टिंग होगी 1688 में। बात इंटरेस्टिंग क्या हुई कि यहीं पे एक और क्षेत्र पड़ता है शिमला के थोड़ा पास में बिलासपुर। तो बिलासपुर का राजा था हम पे, जिसका उल्लेख हम पे मिलता है भीमचंद राजा था। भीमचंद का कोई लड़का था जिसके साथ फतेहपति शाह की बेटी का विवाह तय हुआ। तो विवाह की तैयारियां भी हर्षोल्लास के साथ गढ़वाल क्षेत्र में चल रही थी। फतेहपति शाह भी खुश थे, गुरु गोविंद सिंह भी खुश थे। लेकिन एक शख्स इस टाइम था भीमचंद इस टाइम खुश नहीं था। खुशी का कारण एक तो ये था कि गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब वाले रीजन में शक्तिशाली हो रहे थे। तो जब पोंटा वाला रीजन मेनली बिलासपुर से भी लगता था, गढ़वाल से भी लगता था, गुरु गोविंद सिंह के शक्तिशाली होने के कारण भीष्मचंद भी इस बात से आहत था कि कभी न कभी गुरु गोविंद सिंह उनके राज्य पे आक्रमण करेगा। इसीलिए भीष्मचंद ने गुरु गोविंद से दुश्मनी पाल ली थी। इसका एक कारण और भी मिलता है कि जब विवाह फतेहपति शाह की पुत्री का विवाह भीमचंद के पुत्र से तय हुआ था तो गुरु गोविंद सिंह इस विवाह के लिए 1 लाख रुपए को
1,00,000 के स्वर्ण आभूषण शादी के समय भेजता है। जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है कि गुरु गोविंद सिंह फतेहपति शाह की बेटी को दान स्वरूप 1,00,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण भेजता है। भेजने का एक कारण यह भी था, गुरु उस टाइम मुगल काल में सिखों और मुगलों का द्वंद्व तो चल ही रहा था। मुगल काल में फतेहपति शाह देखे तो थोड़ा बहुत औरंगजेब से कनेक्ट था, क्योंकि औरंगजेबी के कहने पे फतेहपति शाह ने देहरादून में गुरु राम राय को शरण दी थी। फिर इसी कारण मुगलों से थोड़ा मित्रता ज़्यादा थी फतेहपति शाह की, तो ये बात गुरु गोविंद सिंह को भी खनकती थी। गुरु गोविंद सिंह ने इस चक्कर में फतेहपति शाह की लड़की को 1,00,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण भेजे थे। 1,00,000 रुपए उस टाइम का बहुत बड़ा एक अमाउंट हम पे मिलता है, लेकिन जो ये बिलासपुर का राजा था, मैंने झगड़े की जड़ ये था उस टाइम फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य। तो ये बिलासपुर का राजा एक चुनौती बोलूँ मैं, चुनौती या चैलेंज बोलूँ तो फतेहपति शाह को कर देता, अगर आपने ये गिफ्ट स्वीकार किया तो हम अपने पुत्र का विवाह आपसे, आपके बेटी से नहीं करेंगे। फतेहपति शाह यहाँ पे फंस जाता है, मतलब पुत्री का मोह फतेहपति शाह को था, या तो स्वीकार करें या तो स्वीकार ना करें। लास्ट में फतेहपति शाह पिघल ही जाता है। पिघल जहाँ हम तो बात करो तो फतेहपति शाह इसे अस्वीकार करता है। जो 1,00,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण गुरु गोविंद सिंह ने फतेहपति शाह के बेटी को भेजे थे, फतेहपति शाह ने अस्वीकार करता है। इस बात का अंदाजा भी अब गुरु गोविंद सिंह को हो चुका था, क्योंकि इतने तेज तो गुरु गोविंद सिंह जी भी थे कि अस्वीकार किया मतलब कोई रणनीति बन रही है गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध। फिर बाद में क्या होता है कि फतेहपति शाह 1688 में फतेह शाह और भीमचंद की संयुक्त सेना 1688 में पांवटा साहब के में रह रहे गुरु गोविंद सिंह के शिविर पे आक्रमण करती है। हमला ये कर देते हैं 1688 में। 1688 में जब हमला होता तो गुरु गोविंद सिंह की सेना पहले से ही तैयार थी। उन्हें पता था फतेह शाह ने ये भेंट स्वीकार नहीं की, तो वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। फतेहपति शाह और भीमचंद का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। फिर पांवटा साहब से थोड़ा आगे जाकर एक जगह वहाँ पे मिलती है भंगाणी। पांवटा साहब से जस्ट आगे 5 किलोमीटर के आसपास ये जगह मिलती है भंगाणी। एक ग्राउंड टाइप का है। इस मैदान में जो युद्ध हुआ था 1688, भंगाणी का युद्ध भी हम इसे कहते हैं। मैनली गढ़वाल क्षेत्र से इसमें फतेह शाह और वर्सेस गुरु गोविंद सिंह, फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य यह युद्ध होता है। फतेह शाह का साथ इसमें बिलासपुर के राजा भीमचंद्र ने भी किया था। फतेह शाह और भीमचंद्र की संयुक्त सेना इसमें गुरु गोविंद सिंह की सेना के साथ हार जाती है। तो यहीं पे इसका उल्लेख, ये युद्ध भी बिना संधि शर्तों के युद्ध खत्म हो जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह इसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं है। इसका जो उल्लेख हम पे भंगाणी के युद्ध का मिलेगा, वो मिलेगा गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा हम पे मिलती है, विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा है गुरु गोविंद सिंह के। इस विचित्र नाटक में हमें इस क्षेत्र में फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह की लड़ाई के मध्य लड़ाई हुई थी, इस बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद क्या हुआ था इस बारे में ज़्यादा उल्लेख हम पे है नहीं। तो चलिए, इतना फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य संबंध तो कैसे पहले अच्छे रहे थे, फिर भीमचंद की एंट्री हुई, संबंध बिगड़ना शुरू हुई, फिर लास्ट में युद्ध हुआ। युद्ध में संयुक्त सेना हमारी हार जाती है। फिर आते हैं अगला। अब अगला जो होगा, फतेह शाह जब यहाँ से हार के आया था तो अगला आक्रमण फतेह शाह का कुमाऊं और गढ़वाल फतेह के शाह के टाइम पे यहाँ पर बड़ा द्वंद्व था। द्वंद्व बोलूँ तो बहुत खतरनाक द्वंद्व, 12 वर्षों का ये द्वंद्व जो कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में रहता था। कभी गढ़वाल की सेना आक्रमण करती, कभी कुमाऊं की सेना आक्रमण करती। युद्ध की स्थिति हर पल बनी रहती, यहाँ तक कि कभी फसल बोई जाती तो लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि इस फसल को काटेगा कौन। कभी कुमाऊं की सेना फसल रौंद देती गढ़वाल क्षेत्र में, तो कभी गढ़वाल की सेना कुमाऊं क्षेत्र में जाके फसल रौंद देती थी। तो चलिए, इन युद्धों के बारे में बात करता हूँ थोड़ा। फतेह शाह मैं करूँगा 98-99 की बात। मेनली एक ट्रेंड इस टाइम चला था। ट्रेंड ये था कि जो भी राजा बनता था कुमाऊं का, वो गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण करता था।
ये ट्रेंड कुमाऊं से चल रहा था। तो इस टाइम यहाँ पे राजा बनते हैं 1698 के आसपास ज्ञानचंद्र द्वितीय। ज्ञानचंद्र द्वितीय कुमाऊं के चंद वंश के राजा थे। 1698 के आसपास राजा बनते हैं। तो ये भी 1699 में अपना पहला आक्रमण तो सबसे पास पड़ता है ग्वालदम वाले रीजन से होके वे घुसते हैं और बदाणपट्टी में एक बड़ा हाहाकार मचा देता है। जब पहला वर्ष अपना राज्याभिषेक करता तो इस क्षेत्र को लूटते हुए पूरा क्षेत्र लूटता बदाण, यहाँ तक कि बदाणगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, बदाणगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को भी लूट के ले जाता है। लूट के भी बोलूँ या अपने विजय के स्वरूप, विजय के उपलक्ष्य में ये बदाणगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा नैनीताल के अल्मोड़ा ले जाता है। इसका उल्लेख हमको मिलता है। बात करूँ जब ज्ञानचंद द्वितीय बदाणगढ़ से नंदा देवी की प्रतिमा जी स्वरूप ले गया था, तो इसके बाद गढ़वाली सेना भी चुप ना रही। जब ज्ञानचंद ने पिंडर घाटी से आक्रमण किया तो अगले ही वर्ष बात करूँ तो 1701 गढ़वाली सेना भी कुमाऊं में घुसी। गढ़वाली सेना कत्यूर घाटी से ना घुसते हुए ये हमारी रामगंगा घाटी गैरसैंण वाले रीजन से गई। आगे जाके इन्होंने भी गेवाड़ के क्षेत्र को लूट लिया, ढंग से तबाह कर दिया। तो ये युद्ध का फतेह शाह ने ज्ञानचंद्र को मुंहतोड़ जवाब दिया था। फिर ज्ञानचंद्र भी इस बात से आग बबूला अब ज्ञानचंद्र हो गया। आग बबूला क्या हुआ कि ज्ञानचंद्र ने फिर 1703 इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ज्ञानचंद्र आ गया गैरसैंण महल चौरी के पास एक जगह हम पे पड़ती है, उस जगह का नाम है दुधौली मेनली से हम दुधौली का युद्ध भी कहते हैं। ज्ञानचंद्र और फतेह शाह के मध्य 1703 में हुआ था, यही वो युद्ध था। ज्ञानचंद्र इस टाइम गैरसैंण घाटी में घुसता है, लोहापट्टी, पांडवा खाल ये वाले रीजन को लूट लेता है ढंग से। फतेह शाह की सेना यहाँ पे हार किया, आंशिक रूप से हार ही मानी जाती है। फिर फतेह शाह भी इसका उत्तर देता है। बाद में फतेह शाह भी अल्मोड़ा के गेवाड़ कत्यूर इन घाटियों को लूटता रहता। मैंने बात करूँ तो पहले कुमाऊनी सेना आती, फिर गढ़वाली सेना घुसती, फिर कुमाऊनी गढ़वाली, ऐसा ये फाइट चलती रहती है 12 वर्षों तक। फिर ज्ञानचंद्र भी कुमाऊं में सत्ता समाप्त होती है। अब अगला राजा आता है। जगतचंद था गढ़वाल में, फतेहपति शाह था कुमाऊं राज में। एक ट्रेंड था जब राजगद्दी पर बैठता था तो राजा आक्रमण करता था। तो ऐसा ही जगतचंद ने भी किया। जगतचंद ने भी सेम यही स्थिति की। जैसे ही राजगद्दी पर बैठा, पहला लोहागढ़ गैरसैंण के आसपास का क्षेत्र था। लोहागढ़ में जगतचंद आता है, जीता है लोहागढ़ को, ढंग से लूटता है। फिर लोहागढ़ की घेराबंदी करता है। फिर यहाँ तक कि 1710 के आसपास जगतचंद श्रीनगर तक पहुंच जाता है। श्रीनगर राजधानी थी गढ़वाल क्षेत्र की। श्रीनगर में पहुंचना मतलब ये बात दर्शाता था कि फतेह शाह थोड़ा बहुत इस टाइम कमजोर था, क्योंकि लगातार युद्ध हो रहे थे। फतेह शाह की स्थिति कमजोर थी। फतेह शाह ने भी यहाँ पे अपने को असमर्थ पाके जगतचंद श्रीनगर की ओर लगातार बढ़ रहा था। तो फतेह शाह ने अपने को असमर्थ पाया और अपने खुद और परिवार, राजा और राज परिवार श्रीनगर से भाग खड़े हुए देहरादून में। जब राजा ही राज छोड़ के चले जाएगा तो प्रजा भी क्या करेगी। तो फतेह शाह यहाँ पे भाग के आते हैं देहरादून। फिर जगतचंद्र घुसता है श्रीनगर में। श्रीनगर में इतनी खतरनाक एंट्री मारता है जगतचंद की पूरा श्रीनगर लूट लेता है। लूटते मार काट करते हुए श्रीनगर को रौंद डालते आया जगतचंद। फिर लास्ट में जब फतेह शाह देहरादून भागा था तो श्रीनगर फतेह शाह 2 लोगों के भरोसे छोड़ के भागा था। एक तो हम पे मिलता है गढ़ चाणक्य भी नहीं कहते हैं, पूरिया नैथानी और शंकर डोभाल। इनके हाथों श्रीनगर की कमान छोड़ के फतेह शाह जब देहरादून आ जाते हैं। फिर बाद में जगतचंद का श्रीनगर पे आक्रमण होता है, श्रीनगर को जीत लेता है, लूट ला है। बाद में पूरिया नैथानी के समझाने पे जगतचंद श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दान दे देता। सारी संपत्ति जो
लूट ली थी श्रीनगर पे, कुछ बचा नहीं था, तो लास्ट में क्या करता, बचा खुचा खंडर श्रीनगर ये एक ब्राह्मण को दान दे देता और वापस चले जाता है कुमाऊं क्षेत्र। जब कुमाऊं क्षेत्र जाता है तो फतेह शाह देहरादून से अपनी सेना, पूरे देहरादून क्षेत्र से सेना उठा के फिर जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। पहले श्रीनगर की स्थिति को कंट्रोल करता है, सैन्य प्रशासन सुधारता है। फिर जब इतनी बेइज्जती फतेह शाह की हो ही रखी थी, जब जगतचंद ने पूरा श्रीनगर जीत लिया था, राजधानी जीत ली थी, फतेह शाह को इस बात का बड़ा गुस्सा था। फतेह शाह भी अब लगातार आगे बढ़ रहा था, सेना प्रशासन को मजबूत कर रहा था। 1780 में फतेह शाह एक काम और करता है। फतेह शाह भी पिंडर घाटी से होते हुए आगे बैजनाथ बोलूं या कत्यूर घाटी, फतेह शाह बैजनाथ की कत्यूर घाटी में आक्रमण कर देता और यहाँ तक कि कत्यूर घाटी को जीत लेता है। ये फतेह शाह का प्रतिशोध था श्रीनगर के प्रति। यहाँ पे एक चीज हम पे और इम्पोर्टेंट आएगी, इस कत्यूर घाटी में एक गांव पड़ता है गढ़सार ग्राम। इस गढ़सार ग्राम को फतेह शाह बद्रीनाथ मंदिर के लिए दान करता है। दान करूँ तो इसका मतलब ये इतना समझे कि पूरा गांव ही दान कर दिया। फतेह शाह ने इस गढ़सार ग्राम की जो राजस्व तो करते इनके राजस्व, तो इस गढ़सार ग्राम से राजस्व आता था, वो श्री बद्रीनाथ मंदिर के लिए दान किया। कभी क्वेश्चन बनता है कि गढ़सार ग्राम को बद्रीनाथ के लिए किसने दान किया, तो हम पे आंसर आता फतेह शाह। क्यों किया फतेह शाह ने ऐसा, तो क्योंकि फतेह शाह जो श्रीनगर था, जगतचंद ने ब्राह्मण को दान किया था, इसीलिए गढ़सार कत्यूर घाटी में एक जबरदस्त गांव था, राजस्व का अच्छा खासा स्रोत था। फतेहपति शाह के इसका विरोध स्वरूप ही इसे बद्रीनाथ मंदिर को दान करते हैं। तो ये तो फतेहपति शाह के बारे में जानकारी। कुमाऊं आक्रमण, मेनली कुमाऊं आक्रमण देखो तो 1698 से इस क्षेत्र में लगातार आक्रमण हुए। इस टाइम एक कहावत जो फेमस थी, तो इस टाइम फतेहपति शाह जब कुमाऊं से लगातार युद्ध कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में हमें एक कहावत लोक भाषाओं में जो लोकवार्ता बोलूँ या कहावत बोलूँ, तो इस टाइम एक प्रचलित कहावत हम पे मिलती है, गढ़वाल गटक कुमाऊं सटक। इसका मतलब होता है कि गढ़वाल में कुछ अच्छा होगा तो कुमाऊनी से सटक लेते थे, फिर कुमाऊं गटक तो गढ़वाल सटक। कुमाऊं में कुछ अच्छी फसलें हो रही तो गढ़वाल वाले उठा के ले जाते थे। ये इस 12 वर्षीय युद्ध में ये कहानी हम पे बहुत प्रचलित हुई कि फतेहपति शाह, ज्ञानचंद और जगतचंद के मध्य एक काल हमें पे मिलता है। फिर चलिए फतेहपति शाह के बारे में और चर्चा करते हैं। फतेहपति शाह को हम चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर से भी इसकी तुलना करते हैं। तुलना करने का हम एक कारण ये भी है कि क्योंकि फतेहपति शाह ने भी इन्हीं की तरफ विस्तार किया था, और साथ साथ एक चीज और फतेहपति शाह ने इनके दरबार से ग्रहण की थी, वो था नवरत्न। नवरत्न बोले तो 9 रत्न। 9 रत्न उस टाइम के 9 विद्वान लोगों को नवरत्न की संज्ञा दी जाती थी। तो फतेह शाह के दरबार में भी 9 विद्वान लोग थे। इन विद्वानों की मैं बात करूं तो हम पे जो फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में जो विद्वान हम पे मिलते हैं, सुरेशानंद बटवाल जी, खेतराम दसवाना जी, रुद्रदत्त कीमोटी जी, हरिदत्त नौटियाल जी, वासवानंद बहगुणा जी, शशिधर डंगवाल जी, शहदर चंदोला जी, हरिदत्त थपलियाल जी और कीर्तिराम कंटोला जी। ये टोटल 9 लोग थे। इन्हीं 9 लोगों को नवरत्न, इन्हीं 9 लोगों को उत्तराखंड में फतेहपति शाह के नवरत्न के रूप में देखा जाता है। उतना इम्पोर्टेंट बनेगा नहीं 9 रत्नों में से, तभी एक से बताई दिया सबके नाम। सुरेशानंद बटवाल जी, खेतराम दसवाना जी, रुद्रदत्त कीमोटी जी, हरिदत्त नौटियाल जी, वासवानंद बहगुणा जी, शहदेव चंदोला जी, फिर शशिधर डंगवाल जी, हरिदत्त थपलियाल जी, कीर्तिराम कंटोला जी। ये लोग मेनली विद्वान थे उस टाइम, पंडिती से आते थे, सारे ये पंडिती लोग थे। फिर और चर्चा करते हैं फतेहपति शाह पे। फतेहपति शाह और राम राय की बात करूं तो राम राय उनके 7वें गुरु के पुत्र थे, हरि राय के भाई थे। इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब से इन्होंने औरंगजेब से जब मुलाकात की राम राय ने, तो इनके पिता इनसे नाराज हो गए, इन्हें निकाला दे दिया। तो निकाला जब दिया तो औरंगजेब की सलाह पे ही फतेहपति शाह ने राम राय को देहरादून में सराहा। यहीं से देहरादून नाम पढ़ने का कंसेप्ट भी हम पे मिलेगा ही।
जब राम राय जी देहरादून में आए तो इन्होंने यहाँ डेहरा डाला। डेहरा डालने के कारण ही वर्तमान में जो नाम पड़ता हम पे देहरादून, देहरा से देखेंगे राम राय के डेहरा डालने से ही जो प्रचलित होते गया, आगे जो नाम आया हम पे देहरादून। फतेहपति शाह है, फतेहपति शाह जी ने 3 ग्राम देहरादून क्षेत्र में इन्हें 3 ग्राम दान स्वरूप देते हैं, जिनमें मैंने हम उल्लेख आता है राजपुरा बुढ़ा। इसी खुड़बुड़ा में देखेंगे बाद में हम प्रद्युमन महाराजा प्रद्युमन शाह का भी हम उल्लेख करेंगे इसी खुड़बुड़ा के मैदान में। तो ये 3 गांव राजपुर, चमसारी और खुड़बुड़ा फतेह शाह ने गुरु राम राय को दान स्वरूप दिए थे। फिर इन्हीं के बाद इनका पौत्र आएगा, आप यहीं पे देख रहे थे। इनके पौत्र ने भी देहरादून क्षेत्र में इनके पुत्र प्रदीप शाह, जो प्रदीप शाह आएंगे इनके टाइम पीरियड बाद, उन्होंने भी इन्हें 4 ग्राम, 3 ग्राम आएंगे तो फतेह शाह, 4 ग्राम आएंगे तो प्रदीप शाह तो देगा इन्हें धामू वाला। यहीं पे अब झंडर दरबार है धामवाला में। फिर पंडितवाड़ी, धामूवाला, पंडितवाड़ी, भूपतवाला और मियाँवाला। भूपतवाला और मियाँवाला ये 4 क्षेत्र जो दिए थे फतेह शाह को, गुरु राम राय को वो दिए थे प्रदीप शाह ने। फिर इस पर चर्चा करते हैं। और 1699 से आजकल भी चल रहा है, आजकल में देखें तो झंडा मेला लगा है, तो जो झंडा मेला का कंसेप्ट हम पे मिलता है वो 1699 से मिलता है। 1699 में ही पहली बार झंडा मेला लगा था। तो झंडा मेले की शुरुआत होती है, माना जाता है कि 1699 से हुई है। इसका भी हमको उल्लेख मिलता है। फिर एक बात और इसी राम राय संप्रदाय से हम पे मिलती है। जब राम राय यहाँ आए थे तो ये सिख गुरुओं ने इन्हें निकाला दिया था, तो इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय बनाया था। तो मेनली राम राय हम पे मिलेंगे हम पे उदासी संप्रदाय से। गुरु राम राय का संबंध किससे है, तो जो आंसर बनेगा हम पे वो मिलेगा उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय से थे। बाद में इन्हीं की पत्नी का उल्लेख भी हम पे मिलता है पंजाब कौर। इनकी पत्नी थी पंजाब कौर का भी हम पे उल्लेख मिलता है पंजाब कौर जो है कि इस व्याप का उल्लेख हम पे है कि 1707 डेट याद रखिएगा। 1707 में झंडा दरबार पलटन बाजार के आसपास वाला क्षेत्र है झंडा बाजार। इसी झंडा बाजार में झंडा मेला लगता है। झंडा बाजार का जो निर्माण किया था 1707 में पंजाब कौर ने किया था। ये बात थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 1707 में पंजाब कौर ने झंडा दरबार का निर्माण किया था। झंडा दरबार की बात करूँ तो इसकी शैली जो आएगी यहाँ पे, झंडा दरबार जो होगा मुगल शैली का होगा। मुगल शैली का झंडा दरबार हम पे मिलता है। ये था फतेहपति शाह और राम राय के मध्य संबंध। अब आगे चलते हैं। फतेहपति शाह की मृत्यु हो जाती है 1716 में। 1716 में जब फतेहपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उनका बड़ा बेटा उपेंद्र शाह राजगद्दी पे बैठता है। उपेंद्र शाह जब 1716 में राजगद्दी पे बैठता है, ज्येष्ठ पुत्र था तो इन्हें राजगद्दी प्राप्त होती है। फिर एक चीज घटना होती है कि ये अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 साल के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका भी उल्लेख मिलता है। बस इनके बारे में इतना ही जानकारी मिलता है कि फतेह शाह के बाद ही मिलते हैं। फिर इन्हीं का छोटा भाई दलीप शाह राजगद्दी पे बैठते हैं। दलीप शाह का कार्यकाल भी ज़्यादा लंबा मिलता नहीं है, केवल 7 से 8 महीनों का इनका कार्यकाल हम पे मिलता है। और 1717 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो राजा हम पे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो प्रदीप शाह के बारे में बात करता हूँ। प्रदीप शाह मेनली 1717 से 1773 तक, 1717 से 1773 तक रेगुलेटिंग एक्ट आने तक प्रदीप शाह का टाइम पीरियड था। प्रदीप शाह के टाइम पीरियड पे एक क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था प्रदीप शाह का टाइम पीरियड कितना रहा, कितना कब से कब तक रहा। आने का कारण भी एक था। क्यों पूछा गया प्रदीप शाह, क्यों पूछा, क्योंकि प्रदीप शाह का टाइम पीरियड 52 राजाओं में सबसे लंबा टाइम पीरियड 56 वर्षों तक
56 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया था। जब सबसे लंबा टाइम पीरियड है तो आयोग ने भी इस बारे में खेल किया है। आयोग ने भी सीधा टाइम पीरियड पूछ दिया, तो ऑप्शन में डिक्ट हो दिया था 1717 से 1773 तक फतेह शाह का टाइम पीरियड, वो प्रदीप शाह का टाइम पीरियड माना जाता। इस टाइम पीरियड में गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा मेनली शांत थी। कुमाऊं मैत्रीपूर्ण संबंध हम पे मिलते हैं। पहले बात करता हूँ, ये तो मेनली फतेह शाह 5 वर्ष की आयु में, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती थी इस टाइम ये 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। राजगद्दी पर बैठे हैं तो इनकी संरक्षिका तो मिलेगी हमें जिया कनक देई। इनकी माँ थी जिया कनक देई। इनकी माँ जिया कनक देई शासन की सारी बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। जब बैठे तो स्टार्टिंग दौर में इनकी बात करूँगा तो इनके बारे में जो चर्चा हम पे मिलती है तो इस टाइम इनके समकालीन देखूँगा। समकालीन में क्या देखे तो सीधा हम चंद राजाओं में देखे तो इनके टाइम पीरियड में हमें 3 चंद राजा मिलते हैं। पहला देवीचंद के साथ इनके युद्ध भी देखेंगे। फिर देवीचंद के बाद दीपचंद देखेंगे, तो दीपचंद की किस प्रकार प्रदीप शाह ने सहायता की थी ये भी देखेंगे। लास्ट में हम पे आएगा कल्याण चंद। इन 3 चंद राजाओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं बात करूँ जब फतेह शाह अवयस्क थे तो 1723 जो युद्ध होता फतेह शाह का पहला युद्ध 1723 में। मैंने फतेह शाह तो इस युद्ध में होते नहीं तो युद्ध लड़ा जाता है जिया कनक देवी और कनक देवी वर्सेस जो युद्ध लड़ेगा देवी चंद। 1723 में ये युद्ध होता है। मैंने ये इस युद्ध को रणचूला घाट का ये युद्ध था। इस युद्ध में गढ़वाली सेना आंशिक रूप से हारी थी और पीछे भाग खड़ी हुई थी। फिर इसी साल जब ये युद्ध हार गई थी गढ़वाली सेना, फिर तैयारी करके 1-2 महीने बाद ही तुरंत एक और युद्ध मिलता हम पे। ये तो रणचूला घाट का युद्ध मिलता है जिसमें गढ़वाली सेना हारी थी। तो अगला युद्ध हम पे मिलेगा गेवाड़ युद्ध में गढ़वाली सेना अपना प्रतिशोध पूरा करती है। इस सेना में देवीचंद गेवाड़ के युद्ध में इसी वर्ष 1723 में देवीचंद की सेना हार जाती है। फिर इस बारे में प्रदीप शाह के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। फिर जो जानकारी हम पे इम्पोर्टेंट और हो जाती है फतेह शाह के बारे में वो था 1743-44। हम अपने क्षेत्र में बात करें तो तराई क्षेत्र के नीचे में रोहेलखंड है। रोहेलखंड से एक रोहेला सरदार आता है नजीबुद्दौला। रोहला सरदार था नजीबुद्दौला पहले कुमाऊं पे आक्रमण करता है। कुमाऊं पे जब आक्रमण करेगा तो यहाँ पे जो राज्यकाल था कल्याण चंद्र का था। इस टाइम कुमाऊं का राजा था कल्याण चंद्र कुमाऊं से बाहर खड़ा होता है, हाथ खड़े कर देता है युद्ध लड़ने से रोहेलाओं से। रोहेला बड़े खतरनाक जनजाति के लोग थे। तो जब कुमाऊं क्षेत्र से ये भाग जाता है तो कल्याण चंद्र शरण लेता है गढ़वाल में लोहावगढ़ के अंदर एक शरण ले लेता है। रोहेला लोग इसका पीछा करते गढ़वाल क्षेत्र में घुस रहे थे तो प्रदीप शाह रोहेलाओं से संधि कर लेते हैं और 1 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना के रूप में रोहेलाओं के देते हैं एज ए कुमाऊं के राजा की ओर से। प्रदीप शाह कल्याण चंद्र की यहाँ पे मदद करते हैं। जब मदद करेंगे तो यहाँ पे आने वाले टाइम में भी इनके जब प्रदीप शाह का टाइम पीरियड होगा इसके बाद मैत्रीपूर्ण संबंध हम पे मिलते हैं। क्वेश्चन हम पे कभी बनता है कि गढ़वाल के किस राजा के टाइम पीरियड में गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो आंसर जो हम पे बनेगा प्रदीप शाह के टाइम पीरियड में मिलेंगे। प्रदीप शाह ने कुमाऊं के राजा को शरण दी, उसके बाद रोहिलाओं को कर दिया। कुमाऊं के राजा की ओर से बड़ी सहायता की थी। फिर कुमाऊं रोहिला लोग थे 1743-44 में कटारमल अल्मोड़ा पूरे क्षेत्रों को लूटते हुए वापस चले गए। फिर कल्याण चंद्र बैठता है। एक और घटना हमें मिलती है 1739 में दीपचंद गद्दी संभालता है।
इसी 48 में दीपचंद और प्रदीप शाह के मध्य जब गद्दी समाप्त है, एक युद्ध हम पे मिलता है। मैंने हम इसे डीपीटी के नाम से भी जानते हैं। डी से बात करूँ तो डी से बात करूँ तो प्रदीप शाह, टी से बात करूँ तो तंबाचौर। तो 1748 में डीपीटी का युद्ध हुआ था। इसी में जो युद्ध लड़ा गया था दीपचंद्र, प्रदीप शाह, और जो स्थान ये युद्ध का लड़ा था तंबाचौर, इसी को हम तंबाचौर का युद्ध भी कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम जूनियागढ़ का युद्ध भी हम पे मिलता है। जूनियागढ़ का युद्ध भी हम इसे कहते हैं, तंबाचौर का युद्ध भी हम इसे कहते हैं। दीपचंद और प्रदीप शाह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। फिर अगली बात आती है, अगले पे चलते हैं। जब नजीबुद्दौला कुमाऊं क्षेत्र से भाग गया था, फिर 1757 में नजीबुद्दौला ने दोबारा खून घाटी, अब इसने देख लिया था कि पंवार राजा जब सहायता कर रहा था, पंवार राजा अमीर है। फिर इसने एक बात का पता लगाया कि सबसे ज़्यादा राजस्व पंवार राजा कहाँ से कमाता है, तो एक ही आंसर था दून घाटी। दून घाटी ये फेमस है क्योंकि यहाँ बासमती चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते थे। सबसे ज़्यादा कर भी मेनली दून घाटी क्षेत्र से पंवार राजाओं को मिलता था। इसलिए 1757 में नजीबुद्दौला दून घाटी पे आक्रमण करता है और दून घाटी को जीत लेता है। दून घाटी के क्षेत्र पे अधिकार कर लेता है और 1770 तक ये स्थिति बनी रहती है कि दून घाटी पे जो नजीम खां, रोहिला सरदार था, नजीम खां का ही अधिकार रहता है। फिर 1717 में दोबारा प्रदीप शाह इस क्षेत्र को जीत लेता है।